लाठाचार्य की बात तो कभी सुनी नहीं थी। लाठा बरसा रहे अभी तो ऐसा कहीं मतलब हुआ नहीं कि मतलब जिसको मार रहे हैं। अलीराजपुर में घटना हुई है, अलीराजपुर में घटना हुई है। देखो जो गुना करता है उसको तो फिर मतलब सुधारने के लिए करना भी पड़ता है कि किसान की ज़मीन पर जाकर पुलिस ने उसको और उसके पत्नी को, परिवार को लाठी से पीटा था। ऐसे कई केस आते हैं, जमीन बेच भी देते हैं फिर वापस मांगते हैं। तो सरकार को तो सरकार का काम करना पड़ेगा मैंने तो अभी लाठाचार्य की बात तो कभी सुनी नहीं थी। लाठा बरसा रहे अभी तो ऐसा कहीं मतलब हुआ नहीं कि मतलब जिसको मार रहे हैं। अलीराजपुर में घटना हुई है, अलीराजपुर में घटना हुई है। देखो जो गुना करता है उसको तो फिर मतलब सुधारने के लिए करना भी पड़ता है कि किसान की ज़मीन पर जाकर पुलिस ने उसको और उसके पत्नी को, परिवार को लाठी से पीटा था। ऐसे कई केस आते हैं, जमीन बेच भी देते हैं फिर वापस मांगते हैं। तो सरकार को तो सरकार का काम करना पड़ेगा नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात। 6 से 7 मंत्री ऐसे होने चाहिए जैसे मध्य प्रदेश के ये मंत्री हैं जिन्हें आपने देखा, सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल। उन्होंने कितनी विनम्रता से कहा कि गुना में पुलिस लाठीचार्ज जैसी बात ही नहीं सुनी। जो हो चुका है उसके बारे में कह रहे हैं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मंत्री जी कह रहे हैं। जब याद दिलाया गया कि गुना में पुलिस ने बल प्रयोग किया है तो फिर मंत्री जी ने कहा कि कब की बात है, जो गुनाह करता है उसे सुधारने के लिए करना भी पड़ता है। तो ये सुधारने के लिए ये किया जा रहा है। एक गरीब परिवार से किसी माफिया ने 3 लाख रुपए लिए और सरकारी जमीन पर खेती करने के लिए दे दिया। जब फसल लगी तो सबने देखा ही होगा, खड़ी फसल रौंद दी गई और जब सब बर्बाद हो गया तो राम कुमार ने कीटनाशक पी ली। उनके बच्चे मूर्छित पिता को गोद में लेकर बिलखते रहे, लेकिन ये सुधार अभियान का हिस्सा था, इसलिए ये गरीब है। मंत्री जी ने बताया सुधार अभियान का हिस्सा है। दूसरी तस्वीर देखिए, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पुलिस ने युवक की बेल्ट से पिटाई की। बहुत ज्यादा मारा है पुलिस ने युवकों को। कहानी यह है कि मार खाने वाले का कहना है कि उमराली से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल बोडेली जा रहा था। वहां उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन छकतला बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे रोका। किसी बात पर दोनों में बहस हुई तो वो उसे पीटने लगा। बाद में घायल युवक अपने परिवार वालों के साथ एसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। वीडियो देखने के बाद एसपी विपुल श्रीवास्तव ने फौरन आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। तीसरी घटना बताता हूं। मध्य प्रदेश की पुलिस गरीब और कमजोर लोगों को पीटने में पीछे नहीं। आपने देखा, इन 2 घटनाओं से लगता है कि पुलिस जिसे चाहेगी उसे पीट देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी मध्य प्रदेश में खनन माफिया, रेत माफिया कैटेगरी के 2 माफिया हैं जिनसे पुलिस मार खाती है। ये लोग पुलिस को पीट देते हैं, क्या पता इसी का गुस्सा पुलिस गरीब लोगों को पीट कर निकालती हो। विजयपुर मध्य प्रदेश में है, लेकिन पुलिस के लिए यह पराजयपुर है। यहां रेत माफिया ने 20 सड़क पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ मारपीट की। विजयपुर के गढ़ी चेक पोस्ट पर यह वारदात हुई। मारपीट के बाद रेत माफिया अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर और ट्रॉली को छुड़ाकर ले भी गया। इलाके में 15 दिन पहले भी एसडीएम और तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। कुछ दिनों पहले सिंगरौली में अवैध रेत खनन और परिवहन के मामले में कार्रवाई करने गई खनिज विभाग की टीम पर खनन माफिया के इशारे पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना में खनिज इंस्पेक्टर कपिल मुनि शुक्ला और 3 कर्मचारी घायल हो गए। इंस्पेक्टर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान आरोपी रेत भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां छुड़ाकर भी ले आए। 15 दिन पहले एसडीएम और तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई सिंगरौली में खनिज विभाग की टीम पर। घटना में खनिज विभाग के इंस्पेक्टर इसमें घायल हुए। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां पुलिस गरीब लोगों को मारती है, पीटती है, लेकिन माफियाओं से पिट जाती है। माफिया उनसे ट्रैक्टर छुड़ाकर ले जाते हैं।
अब राजस्थान में एक टेप बाहर आ गया है। यह टेप किसके जरिए आया है, जांच का विषय होना चाहिए क्योंकि निजता का मामला है, लेकिन जिनकी आवाज बताई जा रही है वो कह रहे हैं उनकी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर डील करने का आरोप लगा दिया, जबकि वो फोन और अपनी आवाज को ही फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं जांच के लिए तैयार हैं। 2 विधायकों के भी नाम हैं, लेकिन सचिन पायलट कहां हैं? वे बीजेपी से राजी हैं या कांग्रेस से बागी हैं? बिना जहाज के कहां कहां उड़ाए चले जा रहे हैं, उड़े चले जा रहे हैं। खबर आती है कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, खबर आती है कि उनके वकील वो लोग होंगे जो बीजेपी सरकार में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। पायलट बात करते हैं चिदम्बरम से रात को। मोदी सरकार के पूर्व वकील जो हैं अटॉर्नी जनरल, वो पायलट के लिए कोर्ट में सुबह पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस के ही सदस्य हैं, इन्हें अयोग्य घोषित ना किया जाए, गलत होगा। ना तो पायलट या विधायकों ने कोई बयान दिया है, ना ही कुछ ऐसा किया है जिससे लगे कि पार्टी छोड़ना चाहते हैं। दल बदल तो होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। सोचिए, कांग्रेस के करीबी वकील एक दिन संबित पात्रा का केस लड़े कि संबित को बीजेपी में रहना चाहिए, उन्होंने बगावत नहीं की। वैसे संबित पात्रा सचिन पायलट की तरह कभी बीजेपी छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, कांग्रेस ट्राई करके देख ले। इस बीच फोन टैपिंग का मामला आ गया। कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, निजता का मामला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर हो गई है और कांग्रेस के महेश जोशी कहते हैं कि इन्हीं की आवाज है, वो आवाज पहचानते हैं और आवाज का नमूना लेने के लिए पुलिस की टीम, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस की टीम IIT मनेसर नाम के एक साधारण से ढाबे में पहुंच गई है, जिसे अंग्रेजी में 5 स्टार कहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन राजस्थान का ये मामला बड़ा पेचीदा होता चला रहा है। सौरभ, तो अब बताइए कि राजनीति किधर जा रही है? कहीं पढ़ने में ये भी आ रहा है कि पायलट के खेमे की तरफ से वसुंधरा राजे पर निशाना बनाया जा रहा है। वो क्यों वसुंधरा राजे पर निशाना बना रहे हैं कि वो और गहलोत मिले हुए हैं? फिर इधर कांग्रेस के खेमे से ये बात आ रही है कि बीजेपी के नेता पायलट से मिले हुए हैं। तो कौन कौन अभी नहीं मिला हुआ है आपसे, यही बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। एक 30 किलोमीटर दूर रवीश जी, यहाँ से रिजॉर्ट है फेयरमाउंट, वहाँ पर अशोक गहलोत सारे विधायकों के साथ बैठे हुए हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उनका कहना है कि ये जो ऑडियो टेप्स हैं वो मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आए हैं और अपनी कंप्लेन में भी उन्होंने यही लिखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियो सामने आए हैं और जिस पर उन्होंने कंप्लेन दर्ज की, जिसमें अब मुकदमा दायर कर लिया गया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक भंवरलाल शर्मा के खिलाफ और साथ में संजय जैन नाम के एक शख्स हैं जिन पर आरोप है कि वो बीजेपी की तरफ से डील कर रहे थे, खरीद फरोख्त के लिए बातचीत कर रहे थे। तो अब मुकदमा दर्ज हो गया है। एक टीम जो मानेसर पहुंच गई है एसओजी राजस्थान की, एसओजी यहाँ की एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जिसमें पुलिस के तमाम अधिकारी ऐसे केसेस की जांच करते हैं। उधर सचिन पायलट को जब भी कुछ कहना होता है वो अपना फ़ोन ऑन करते हैं और अब कुछ लोगों से बात करते हैं और तमाम मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर चलाती है, लेकिन उनके विधायक सीधे किसी से बात नहीं करते हैं। हम उनके विधायकों को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, उनका फ़ोन बंद आता है। वो बिल्कुल सामने मीडिया में, जैसे अशोक गहलोत मीडिया में आके बोल रहे हैं या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी बात मीडिया में आके रख रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट सामने खुद आके एक बार भी नहीं बोला है उन्होंने कि वो क्या चाहते हैं, कि वो कांग्रेस में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और उनके लिए जो कोर्ट में अपियर होते हैं वो अपियर होते हैं मुकुल रोहतगी, जो कि NDA 1 में सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। और इसके अलावा वो हरियाणा में, और कांग्रेस का आरोप ये है कि हरियाणा के जिन रिजॉर्ट्स में ये MLA हैं वहाँ पर हरियाणा पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। हरियाणा पुलिस ने उनको वहाँ पर जगह भी दे रखी है, सुरक्षा भी दे रखी है। क्या वजह है कि मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है? यानी वो पूरा काम बीजेपी के संरक्षण में किया जा रहा है। महेश जोशी का कहना है कि 5 विधायक ऐसे हैं जो वहाँ से वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको बंधक बना के रखा गया है, उनको बाउंसर आने नहीं दे रहे हैं। विधायक अपना फ़ोन का वीडियो बना करके तो भेज सकते हैं, लेकिन वो ये वीडियो बना के नहीं भेज सकते हैं कि हम वापस आना चाहते हैं लेकिन हमें वापस नहीं आने दिए जा रहा है। तो ये भी एक सवाल खड़ा करते हैं। तो दावेदारी दोनों तरफ से रवीश जी हो रही है, लेकिन आज कोर्ट में भी जिरा हुई कि हरीश साल्वे ने कहा कि ये कानूनी नहीं है और आपने संविधान की 10 अनुसूची का हवाला दिया कि फंक्शन में नहीं थी असेंबली, आपने कैसे भेज दिया, पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी। उधर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब इन्होंने जवाब ही नहीं दिया स्पीकर का, तो ये क्यों कह रहे हैं कि स्पीकर जो है बायस्ड हैं। आप हो सकता है आपके रिप्लाई से स्पीकर सेटिस्फाई हो जाएं और आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करें, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्पीकर राजनीतिक मंशा से ये पूरा काम कर रहे हैं।
तो वीडियो आ जाते हैं, ऑडियो आ जाते हैं रवीश जी, लेकिन सचिन पायलट सामने आकर के अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं कि लोग, क्योंकि वो भी चुनकर आए हैं, अपनी चुनाव लड़े हैं, वोट लेकर के आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, जनता के नेता हैं, ज़मीन के नेता हैं, लोग उनको भी सुनना चाहते हैं। तो लोगों का भी यही कहना है कि हम भाई अशोक गहलोत को सुन रहे हैं, हम बीजेपी को भी सुन रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हमारा कोई ऑडियो नहीं है और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कांग्रेस वाले। और ये वीडियो जो ऑडियो टेप्स हैं वो सीएम ऑफिस यानी अशोक गहलोत के ऑफिस से भेजे गए हैं। यानी जितने भी स्टेक होल्डर है, रवीश जी अब तक बोला है, स्टेक होल्डर अशोक गहलोत वो टीवी के सामने, मीडिया के सामने आके बोले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जिन पर आरोप लगे आज वो भी आके बोल रहे हैं। तो तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट खुद सामने आके नहीं बोल रहे हैं। परसों उन्होंने उमाशंकर जी से हमारे यहाँ बात की थी रवीश जी। पर सौरभ एक सवाल है मेरा, सौरभ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लग क्या रहा है, जिस तरह से गहलोत खेमे की तरफ से सक्रियता बढ़ी है, वो ये दावा तो कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पर्याप्त हैं, लेकिन ये एक फ़ोन नंबर है जिसके बारे में, उस फ़ोन की टैपिंग है जिसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि वो कहाँ से आया है, लेकिन उसके बहाने राजनीति भी हो रही है। तो क्या ये फ़ोन टैपिंग की राजनीति बता रही है कि सरकार के भीतर भी कुछ असुरक्षा है? वो ये सेंस कर रही है कि अभी भी ये मामला नहीं फाइनल हुआ है, और उसी तरह से सचिन पायलट अभी नहीं आ रहे हैं कि जिसके भी इशारे पर नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, जिस तरह से किसी और दल के करीब के लोग उनके लिए मदद के लिए आ रहे हैं। तो क्या अभी दोनों को लग रहा है कि मामला अभी पक्का नहीं हुआ है, तो कुछ दिनों के लिए इसमें बार्गेन किया जाए? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भी ऑडियो हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने परसों मीडिया के सामने कहा कि उनके पास हॉर्स रेडिंग के सबूत हैं। वो क्या सबूत उन्होंने नहीं बताए, और आज ये ऑडियो सामने आ गए। उन्होंने बोला कि हॉर्स रेडिंग हो रही थी, सचिन पायलट और उनके जो विधायक खेमे के हैं वो हॉर्स रेडिंग में संलिप्त हैं। यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने कि स्मार्ट दिखना या अंग्रेजी में बाइट देना सिंसेरिटी नहीं होती है। तो सब अपने पत्ते बचा के रखे हुए हैं। उस समय अभी ऑडियो आए, उसके बाद हो सकता है कि कोई वीडियो आए, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि कोई एक ऑडियो क्लिप है वो भी और आ सकती है, कोई वीडियो क्लिप आ सकते हैं। और सचिन पायलट खेमे का कहना है कि उनके फ़ोन गैर कानूनी तौर पर टैप किए जा रहे थे। यहाँ तक कि एफआईआर जो की गई है आज रवीश जी, उसमें सेडिशन का चार्ज है 124A। तो उस चार्ज के तहत पुलिस फ़ोन तक जब्त कर सकती है। यही वजह है कि अब वहाँ पर भी हरियाणा पुलिस का पहरा बढ़ाया गया है, राजस्थान पुलिस पहुँच गई है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं रवीश जी कि भंवर लाल शर्मा जिनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है, उनको पूछताछ के लिए एसओजी यहाँ ला सकती है। तो यानी मुश्किल थोड़ी सी हो सकती है सचिन पायलट खेमे के लिए, लेकिन लगातार बाड़े में है विधायक अशोक गहलोत के, और अशोक गहलोत भी उनके साथ बने हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी देने के लिए। इसी तरह से संस्थाएं भी विघटित होती चली जा रही हैं। आपको ज़रा सा याद दिलाता हूं कि बंगाल में यही हुआ था, जब वहां कमिश्नर थे, पुलिस के बड़े अधिकारी थे राजीव कुमार, उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा हुआ, एक दूसरे एजेंसी की सुरक्षा बल भेजे गए। आज वो केस कहाँ है? इतना बड़ा मामला हो गया था उनके अरेस्ट करने का, इससे उससे आपको कुछ याद नहीं होगा। हरियाणा पुलिस विधायकों को गार्ड कर रही है, राजस्थान की पुलिस अपने विधायकों को लेने गई है, आवाज़ का सैंपल ले रही है। जब कांग्रेस के विधायक मीटिंग करते हैं तो वहाँ ईडी और अन्य जांच एजेंसियां उसी वक्त पहुँच जाती हैं, जबकि उन्हें और भी पता होगा कि इन लोगों के पास गलत पैसे होंगे तो कहाँ कहाँ से होंगे, और राजस्थान की पुलिस मानेसर के बाहर पहुँच जाती है। इसमें नुकसान ये हो रहा है कि आपकी संस्थाएँ, न्याय तंत्र से लेकर कार्यपालिका की संस्थाएँ लगातार ध्वस्त होती जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है तो आप गफलत में हैं, आप भ्रम में हैं। उसका नुकसान आप अभी ही उठा रहे हैं कि यहाँ वहाँ भटकते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। मीडिया भी ख़त्म ही हो गया, वहाँ भी आप देख ही रहे हैं कि यही सब कहानियाँ चल रही हैं। ब्रेक के बाद हम असम के बाढ़ की बात करेंगे, लेकिन ये पहले देखिए क्या हो रहा है देश में। नेपाल के राजदूत को यूपी के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी कि उनके नागरिक का सर मुड़वाकर उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगवाए गए और जय श्री राम लिख दिया गया। ये आप वीडियो रिपोर्ट देखिए, लौट कर आते हैं तो असम की बात करते हैं। नेपालको कति मान्छे विदेश गयो कमाउनु खानको लागि, हामीलाई इन्डियाले सहारा दिएको हो। इन्डियाले सहारा दिएको, हामी यहाँ कमाएर खाइरहेको छु। हामीलाई राम्रोसित कमाउन खान दिनु। श्री रामजीको लागि यति उत्पाद गर्नुहुन्छ कि श्री रामलाई भन्नुहुन्छ कि नेपालको बसिन्दा छ, नेपालको बसिन्दा होइन, श्री राम हाम्रो भारतको बसिन्दा हो। जय श्री राम, भारत जय।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। और चलते हैं गुवाहाटी असम, और जहां से हमारे सहयोगी रतनदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां सूर्यास्त पहले हो चुका है तो अंधेरा भी है। बाढ़ की स्थिति है असम में। रतनदीप, एक बहुत सही शिकायत रहती है लोगों की कि दिल्ली में असम की बाढ़ की कोई हलचल नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या हलचल होनी चाहिए, किस तरह की ऐसी चीज़ें हैं, क्या दिल्ली से असम मदद नहीं पहुंचती है, या और कुछ जानने के लिए दो संख्या है कि इतने ज़िले प्रभावित हैं, इतने लाख लोग प्रभावित हैं। इन दो संख्या को किनारे कर दें तो इस बाढ़ के बारे में और हम थोड़ा आपसे जानना समझना चाहते हैं कि क्यों ये बाढ़ की स्थिति साल दर साल इसी तरह से रहती है। क्या इसमें कोई बदलाव आ रहा है, कोई पैटर्न है इसमें? जी हाँ, जो असम में बाढ़ होती है, हर साल बाढ़ होती है असम में, और बाढ़ कोई नई बात नहीं है असम के लोगों के लिए। मगर असम के लोगों के मन के अंदर एक बात हमेशा खलती है कि असम के बाढ़ को जो बाकी देश के बाकी हिस्सों के लोग हैं, जिस तरह से असम प्रभावित रहती है और असम के लोगों को जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या देश के बाकी हिस्से के लोग उस बात से वाकिफ हैं, और अगर वाकिफ हैं तो क्या वो इस बारे में सोचते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जब भी हम फील्ड में जाते हैं, पिछले एक हफ्ते से हर दिन हम एनडीटीवी पे जो दूर दराज के इलाके हैं, जो कि बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, उन इलाकों की खबरें हम आप तक लेके आए हैं, हमारे दर्शकों तक लेके आए हैं, लेके आने की कोशिश हमने की है। मगर जब भी हम जाते हैं तो लोगों का यही कहना होता है कि आप आ रहे हैं मगर ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों हमारी कहानी बाकी लोग नहीं दिखाना चाहते हैं? तो क्या दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, वो एक दूसरी डिबेट है, मीडिया प्रायोरिटीज है। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि असम का बाढ़ सिर्फ एक संख्या नहीं है कि 40,000 लोग प्रभावित हैं और 70 से भी ज़्यादा लोग मर गए हैं। वो तो एक ह्यूमन ट्रेजेडी का एक अंग है। मगर अगर आप देखें असम की हिस्ट्री को, तो पिछले कई दशकों से असम ने बहुत बड़े बड़े बाढ़ झेले हैं। इस बार भी बाढ़ आई। इस बार का जो बाढ़ आया है ये थोड़ा सा अलग है। इस बार इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि असम में जो बाढ़ आती है वो 1, 2, 3 वेव्स में आती है। हमने कभी देखा है कि 4 वेव्स में भी बाढ़ आया। मगर इस बार जो बाढ़ आया, जो 1-1.5 महीने से जो बाढ़ चल रही थी कुछ जिलों में, वो बाढ़ पहले मर्तबा एक बाढ़ आई जो ज़्यादा मतलब भयंकर नहीं थी, और उसके बाद पानी कुछ जगह पे वो पानी फिर से नीचे हो गया, रिड्यूस कर गया, और इसके बीच कोविड-19 का जो पेंडेमिक है वो चल रहा है। मगर पिछले एक हफ्ता 10 दिनों से फिर से एक जो स्पाइक, कोविड-19 के नंबर्स के स्पाइक के साथ बाढ़ की भी स्पाइक हुई। ऐसा माहौल बना जहां पे कि पिछले 10 दिन और 2 हफ्ते की बात अगर करें तो एक ऐसा स्पेल रहा
5-6 दिनों का, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई, सिर्फ असम में नहीं, असम से सटे हुए अरुणाचल प्रदेश, असम से सटे हुए मेघालय और असम से सटा हुआ भूटान, ये तीनों जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, ये हिली एरियाज है। असम एक वैली है, क्योंकि अगर आप असम का जो मैप में उसका मैप अगर देखें और इसको ज्योग्राफी को स्टडी करें, तो असम में डीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग ये 2 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बाकी 2 वैली रीजन है। यहाँ पे 2 बड़े नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र के से दोनों और जो बसे हुए लोग हैं और जो जिले हैं उनको ब्रह्मपुत्र वैली हिसाब में जाना जाता है। और इसके साथ एक छोटा सा और एक वैली है जो सदर्न असम में है, जो कि बड़ाक नदी, जो कि असम का दूसरा बड़ा नदी है, उसके इर्द गिर्द बसे हुए 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये जो वैली रीजन है ये फ्लड प्रोन है और हमेशा हर साल फ्लड होती है। इस बार जो हुआ पर्टिकुलरली लोअर असम में जो वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट है बरपेटा में, वहां पे पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से वहां पे बाढ़ का पानी है। पहले पानी आया, पानी वहां पे बाढ़ जो फसल है, जो खेती है, उसको तबाह करके ले जा चुकी थी। फिर थोड़ा बाढ़ का पानी घटा, लोग जो वहां पे जो फसल की खेती करते हैं उनके साथ उस एरिया में जूट का भी प्लांटेशन वो करते थे। उन्होंने सोचा कि ठीक है, लॉकडाउन चलता रहा, उसके बीच वो फसल काट के कहीं पे दे भी नहीं पाए, फसल बाढ़ से बह गई। ठीक है, हम कुछ पैसा बना लेंगे, लॉकडाउन के बाद जूट की जो फसल है उसको काट के कुछ कमाई हो जाएगी। मगर जो ये सेकंड फेज आया उसमें जूट का फसल भी चला गया, तो ये 2 बार मार पड़ी लोगों के ऊपर। डबल वेमी है और इसके साथ सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, दबाव है। असम सरकार, असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हाँ रवीश जी। रतनदीप, मेरे 2 सवाल हैं। इन इलाकों में आप बार बार जाते हैं, कई साल से तो मैं खुद देख रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 बाढ़ के बीच इनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल पर क्या असर पड़ता है। सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती होंगी, तो क्या वो सब खत्म हो जाता है, लोग किस तरह से तबाही होती है। और दूसरा कि हर साल जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के मैनेजमेंट का सिस्टम असम में कैसा है। जैसे हम ओडिशा के बारे में तो जानते हैं कि चक्रवात से लड़ने का एक सिस्टम है, पर असम का सिस्टम कैसा है, क्या वो हमें जानकारी नहीं है। अगर आप इसके बारे, इन 2 चीजों के बारे में बता सके तो। पहली बात है कि जो फेजेस ऑफ फ्लड के बीच जो समय रहता है, इसमें लोगों को थोड़ा वक्त मिलता है, थोड़ा अपने आप को फिर से देखिए। कुछ लोगों के तो घर चले जाते हैं, उनके जो मवेशी हैं, जो गाय हैं, भैंस हैं, वो भी चले जाते हैं, तो उनको बहुत समय लगता है कि फिर से अपने लाइफ को रिस्टार्ट करें। तो जो फ्लड प्रोन एरिया है वहां पे लोग भी एकस्टम्ड है। तो बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे कि लो लाइंग एरियाज में जो आसपास में जो हायर ग्राउंड्स है वहां पे प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है, लोग वहां पे चले जाते हैं पहले से। तो इससे जान माल की खतरा थोड़ी टलती है। और इसीलिए शायद असम में आप देखेंगे तो फ्लड में जो डेथ टोल है, अगर असम के लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, अगर एक्सपीरियंस नहीं रहता, शायद ये डेथ टोल और भी ज्यादा रहता। मगर वो जो रिस्टार्ट करने की बात है लाइफ को, सरकार द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, लोगों को फ्री में ग्रेन्स दिया जाता है और जो आपके जो पेडी फील्ड्स के लिए भी दिया जाता है। मगर हर बार जो फ्लड आती है, इससे उनका जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा धक्का लग चुका है और ये एक जोड़ने और तोड़ने की लड़ाई चलती रहती है और इस लड़ाई में साल बीत जाता है। अब अगर बात करें किस तरह से क्यों असम में इतना ज्यादा बाढ़ आता है, इसका एक मुख्य कारण है। अगर आप असम को देखें तो असम में 5000 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर नहीं, ब्रह्मपुत्र के साथ ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज जो शाखा नदियां हैं वो लगभग 50 नदियां हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र और इनके शाखा नदियों के चारों तरफ 5000 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट है जो कि पिछले 5 दशकों में बनाया गया है। इसमें से सरकार का खुद का एडमिशन है और हमने इस हफ्ते पहले एक स्टोरी भी चलाई जहां पे सरकार ऑन रिकॉर्ड ये कह रही है, राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है कि इन एम्बैंकमेंट का सेहत अच्छा नहीं है। 70% ऐसे हैं, 70% से भी ज्यादा ऐसे हैं जिनकी तो इनका वैलिडिटी चला गया है, इनकी ये बहुत पहले ही इनको तोड़ के नया करके बनाया जाना चाहिए। मगर क्या होता है
कि जब भी बाढ़ आती है तो जो वाटर कॉलम का प्रेशर रहता है, जब डेंजर लेवल से ब्रह्मपुत्र बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र का जो वाटर डिस्चार्ज का कैपेसिटी है वो पूरे विश्व में बहुत पहले 3 नदियों में पड़ता है, तो इसका जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है। और ये जब फुल फोर्स में बाढ़ आती है और बारिश भी होती है तो इसका जो पानी है वो ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ट्रिब्यूटरीज भी डेंजर लेवल के ऊपर से बहते रहते हैं, ब्रह्मपुत्र भी डेंजर लेवल के ऊपर से बहती रहती है, तो इसके चलते पूरा प्रेशर आ जाता है एम्बैंकमेंट के ऊपर, और ये एम्बैंकमेंट बहुत जगह ब्रीच हो सकते हैं। इस बार 200 से भी ज्यादा एम्बैंकमेंट ब्रीच हुए हैं, और इसी कारण हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो जिसपे कि खेत थे, फसल थे, वो पानी की नीचे चले आए हैं। और ये बहुत पुरानी कहानी है, ये हर बार दोहराना पड़ता है। बहुत शर्म की बात भी है कि ज्यादा सुधार नहीं आया है, मगर सरकार की कोशिश रही है 2018 में से कोशिश रही है सरकार की। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक लोन भी दिया गया है जो फ्लड और इरोशन को मिटिगेट करने के लिए। और सिर्फ फ्लड की बात नहीं है, फ्लड तो आता है सीजन में, और जब फ्लड नहीं रहता है तब इरोशन भी चलता रहता है नदी का। तो असम अपनी भूमि जो है, कृषि भूमि, वो भी गंवा रही है इरोशन, भूमि कटाव के लिए। जी, बहुत ही अहम जानकारियां रतनदीप ने आपको असम के बाढ़ के पैटर्न के बारे में दी हैं, और उम्मीद करते हैं रतनदीप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं असम से। अब ये हम जाते जाते ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुछ और बात करेंगे, लेकिन ये देखिए कि राजनाथ सिंह लेह लद्दाख गए हैं तो हवा से किस तरह से हौसले उड़ान भर रही हैं, हमारे जवानों के हौसले उड़ान भर रहे हैं हवा से। ज़रूरत ज़मीन पर भी है, जहां हमने चीन को पीछे करने की बात कही है, लेकिन ये खबर भी पढ़ने को मिलता है कि आगे पीछे होने में, मामला बराबर होने में अभी कुछ और वक्त भी लगेगा। फिलहाल रक्षा मंत्री को किस तरह से सलामी दी जा रही है, देखिए। ಹೋದ್ರ 2-3 और अब हम चलते हैं बिहार गोपालगंज के 70 घाट के पास एक पुल की तरफ जाने वाला रास्ता टूट गया है। इसका हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था और इसे लेकर वहां की राजनीति गरमाई हुई है। मनीष कुमार बता रहे हैं कि जिन ग्रामीणों ने रास्ते के टूटने की शिकायत की थी, अब उन्हीं पर तरह तरह के मामले बताए जा रहे हैं। मनीष, सारी जानकारी दीजिए। किया गया है, लेकिन रवीश, देखिए, शायद ये बिहार में ही होता है, क्योंकि आज या कल भी जो भी पत्रकार भी गए थे या वहाँ के जो स्थानीय विधायक भी हैं, सबने यही कहा कि ये जो पुल बना तो ये जो अप्रोचिंग रोड है उस पर भी एक छोटी सी पुल बनी है। वहाँ पर चूंकि पानी के कटाव की आशंका थी तो वहाँ बोल्डर डाला जाना चाहिए था, लेकिन मिट्टी डालकर उसके ऊपर से अलकतरा डाला गया, जो कि एक बहुत बड़ा लैप्स था।
तो कायदे से क्या होता है कि जब पानी का कटाव होता है, गंडक नदी है वो भी अपना कोर्स चेंज करती है। वो 70 घाट के पुल के नीचे से बहना था, वो उसका पानी का धार यहाँ पहुँच गया। लेकिन रवीश उसके बाद क्या हो रहा है वो काफ़ी शर्मनाक है और वो दिखाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार सरकार में कैसे जर कर गई है। अभी तक जो 3 एफआईआर हुए हैं वो एफआईआर जो हैं, एक वहां पर मुखिया के पति हैं जो इस घटना के 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था और उन्होंने बताया था कि ये पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। लेकिन एफआईआर में कहा गया है कि इन्होंने काम नहीं होने दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर जो स्थानीय बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को फोन किया। नंदकिशोर यादव के द्वारा जब तक टीम भेजी जाती तब तक में वो पुल जो है कट चुका था, वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। कायदे से जो पहली प्राथमिकी होती वो जो बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी के खिलाफ होती। जिन अभियंताओं ने उसका इंस्पेक्शन किया था और उसका फिटनेस रिपोर्ट दिया था उनके खिलाफ होता। लेकिन ये पूरा जो मामला है वो सबको बचाने के लिए और ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है कि लोग अब हंस रहे हैं कि ये कैसी सरकार है, कैसे लोग हैं, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल या एक तरह से पूरे मामले को हसब करने की कोशिश की जा रही है। आज वहां पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जो आजकल बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं वो भी गए। उन्होंने कहा कि ये सिंपल सा काम था कि वहां पर बोल्डर डाला जाना चाहिए था, बोल्डर आपने नहीं डाला जिसके कारण आपका पुल धंस गया। बोल्डर डालने का काम किसका था? जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला था उसका था, उसके द्वारा नेग्लिजेंस हुआ। लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, जो इस बात को साबित करता है रवीश कि किस तरीके से उस कंपनी को, अभियंताओं को, विभाग के अभियंताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। और वही दिखाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार किस तरीके से अब घर कर गया है, जर कर गया है, उनका किस तरीके से शिकंजा सरकार के ऊपर है। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार ये सारी जानकारी देने के लिए। ये हंसने की बात नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आगाह किया कि ये पुल टूट सकता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए और जिस कंपनी ने पुल का निर्माण किया है उसका जिक्र तक ना हो। ये बताया जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली में गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज या कफील खान ही नहीं शिकार होंगे, हर वो आम आदमी को भी जेल में ठेल दिया जाएगा, ठूंस दिया जाएगा जो इतना बताने का जुर्म करेगा कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है, ज़रा गिरने से बचा लीजिए। ये करना भी, बोलना भी अब गुनाह हो गया। सरकारें अब बेपरवाह होकर ये काम खुलकर करती चली जा रही हैं। तो आप देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और अब देखते हैं राजनीतिक खबरें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो रिलीज कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विदेश नीति और आर्थिक मामले में भारत पिछड़ा है, इसलिए चीन आक्रामक हो रहा है। राहुल गांधी भी दरअसल पीएम मोदी की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने आज पहली बार एक तरह से मन की बात की। सुंदरापुरम इलाके में पेरियार की प्रतिमा पर भगवा रंग फेंके जाने का विरोध तेज हो गया है। कोयम्बटूर में उनके समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राज्य के और इलाकों से भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। हमने जहां से शुरू की थी कहानी वहीं पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आईआईटी मनेसर, यहां पर राजस्थान की पुलिस पहुंची है नमूने लेने के लिए। आवाज़ की कथित रूप से जो आवाज़ें मीडिया में तैर रही हैं कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कुछ विधायक मिलकर सरकार गिराने बनाने में लेन देन की बातें कर रहे हैं, उसका नमूना लेने के लिए ये पहुंची है और यहाँ पर इन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। आईटी मनेसर जो वहाँ पर मनेसर में जो होटल है वो हरियाणा में है, तो वहाँ हरियाणा की पुलिस है। हरियाणा की पुलिस से रोक रही है राजस्थान की पुलिस को। रवीश रंजन है यहाँ पर। बताइए ये दोनों किस पुलिस के हैं, दोनों किस देश की पुलिस हैं? जो क्या अभी तो इतने सारी हमने देखे कि यहाँ की पुलिस वहाँ चली जाती है, पर इन्हें क्यों रोका जा रहा है? रवीश, क्या हो रहा है वहाँ पर? आज देखिए रवीश जी, अगर मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखाऊं तो ये अभी की तस्वीर है और ये जो सफ़ेद आप गाड़ी देख रहे हैं ये राजस्थान के एसओजी
की टीम इसी गाड़ी में अभी अंदर बैठी हुई है और इस गाड़ी को घेरा बना दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये गाड़ी अंदर चली गई थी, होटल के अंदर चली गई थी, तब तक उस समय तक हरियाणा पुलिस के लोग नहीं थे। तब इन्हें प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने इस गाड़ी को रोका और इसके बाद में कुछ देर बातचीत जैसे ही हुई तो 10 मिनट के बाद में हरियाणा पुलिस के तमाम सारे लोग आ गए और उन्होंने गाड़ी को और मीडिया को बाहर निकाल दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी सफ़ेद गाड़ी है, जो कि उसमें एक आईपीएस जो कि एसओजी को लीड कर रहे हैं मनीष शर्मा, वो अंदर गाड़ी के बैठे हुए हैं और वो बाहर भी उनको नहीं उतरने दिया गया है और पूरा एक घेरा बना लिया गया है। और उनसे हरियाणा पुलिस से जो हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर उनके पास में एक जो है वो मामला दर्ज है और मुकदमा दर्ज है, उसके आधार पर वो लोग आए हुए हैं। तो हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि परमिशन लेना पड़ता है। आमतौर पर हमें जो बात पता है वो यही पता है कि अगर दूसरे राज्य में किसी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज है और जब वो पुलिस आती है तो वो लोकल थाने पर इन्फॉर्म करती है कि हमें ये पता चला है कि जिसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज है वो यहाँ पर है आपके थाने में, तो वो थाने की पुलिस उनके साथ में आती है और कोऑपरेट करती है और बाकायदा पूछताछ के लिए उस आदमी को लेकर जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी राजनीतिक मंशा है और कहीं ना कहीं ये चुना भी इसीलिए गया यहाँ पर जो है वो विधायकों को रखने का, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी का यहाँ पर शासन है, तो इसी के चलते अब हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस आपस में उलझी हुई है। हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि हम अभी बातचीत इनसे कर रहे हैं, परमिशन इनको हम देंगे बातचीत करने के बाद में। तो पता नहीं कौन सी बातचीत हो रही है यहाँ पर होटल के बाहर। कोई सीनियर आईपीएस भी यहाँ पर नहीं आया है हरियाणा पुलिस का, एक थानेदार स्तर के यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, वो भी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि एसओजी के टीम के जितने भी लोग हैं वो गाड़ी के अंदर है, बाहर हरियाणा की पुलिस है। हमने रवीश जी ऐसे तमाम सारे उदाहरण देखे हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का, बेंगलुरु का ऐसा उदाहरण है कि जब दूसरे राज्य के आमतौर पर पुलिस किसी राजनीतिक मामले को लेकर, किसी राजनीतिक शख्स के ऊपर जब मामला दर्ज होता है उसको लेकर जब दूसरे राज्य में जाती है तो वहाँ की राज्य कोऑपरेट नहीं करती है क्योंकि एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उस तरीके की देखी जाती है। तो यहाँ भी हो यही रहा है और आज सुबह से उम्मीद इसी बात की थी कि यहाँ पर कैओस होगा और अव्यवस्था फैलेगी, राजस्थान पुलिस आएगी तो हरियाणा पुलिस जाने नहीं देगी। ये हम लोगों को तकरीबन 3 से 4 घंटा पहले भी पता थी बात, क्योंकि जो भी हरियाणा पुलिस के लोग हैं उनसे जो हमारी अनऑफिशियल बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि अभी सीनियर लेवल से हमें कोई आदेश नहीं है कि इनको जाने दिया जाएगा कि नहीं। तो जैसा कि हम सारे लोगों को पता था कि ये बाहर यही ड्रामा होना है, तो ये सारा अभी चल रहा है यहाँ पर ड्रामा। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि इस होटल के अंदर जिन 2 विधायकों के खिलाफ में जो मुकदमे दर्ज हैं वो हैं इस होटल के अंदर कि नहीं हैं, क्योंकि इस होटल में भी विधायकों को रखा गया है और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक और होटल है, वहाँ पर भी कुछ विधायकों को रखा गया है। तो अभी ये होटल चूंकि 300 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा प्रीमाइसेस होटल का, तो मीडिया के भी लोगों को बहुत दूर रखा गया था। लेकिन एसओजी की टीम आई तो हम लोग उसके साथ साथ चले आए थे, अंदर भी हम लोग गए थे, लेकिन अभी सबको बाहर निकाल दिया गया है और इंतजार हो रहा है कि कोई हरियाणा का कोई सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर आए तब उनके साथ में बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, आप इनसे दूरी ही बनाए रखिए, जितना इन लोगों से दूर रहेंगे ठीक ही है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हो क्या रहा है इस कार्यक्रम के जरिए ही आप समझिए, पुलिस आम आदमी को पीट रही है, पुलिस उस आम आदमी के खिलाफ एफआईआर कर रही है जो एक पुल के गिरने की शिकायत करता है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को रोक रही है, जबकि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, अपराधियों को पकड़ती है, उसका प्रोटोकॉल बना हुआ है। लेकिन यहाँ मामला विधायक का है। इसके बीच जो आपको मज़ा आ रहा है उसमें आपको बता रहा हूँ कि किसी दिन हंसने की लायक भी लोग नहीं रहेंगे। वो इसलिए नहीं रहेंगे कि जब संस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी, पुलिस का सिस्टम, नियम कानून का सिस्टम, न्यायपालिका का सिस्टम, तो इसी तरह की अराजकता के नमूने आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरी बात 10 साल बाद जाके समझ में आती है, इसलिए इसका डेडलाइन बड़ा लंबा है। कोई जल्दी नहीं है कि आप आज ही समझें, लेकिन याद रखें 10 साल बाद रोते वक्त ये सारी बातें याद आएंगी कि किसी ने बताया था। ये जो हो रहा है इस वक्त, जब लोग कोरोना के कारण मर रहे हैं, मर इसलिए रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, भर्ती में समय लग रहा है, टेस्टिंग में देरी हो रही है और लाइन में खड़ा होकर व्यक्ति मर जा रहा है, गिर जा रहा है, अस्पताल पहुंचकर मर जा रहा है। ऐसे वक्त में इस तरह की अश्लीलता, अभद्रता, बेशर्मी की जो मिसाल है वो पराकाष्ठा पर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ आपकी निगाहों के सामने है और आपको नजर नहीं आता है, फिर भी देखते रहिए देश की बात। नमस्कार, मिलूंगा सोमवार को।